वेलकम टू जीटी डिफेंस एकेडमी। उम्मीद से यकीन तक का सफ़र। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की वीडियो में हम टीए टेरिटोरियल आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये जो पेपर आपका लास्ट टाइम हुआ था 12 जनवरी 2025 को, जीडी का पेपर और ट्रेडमैन का पेपर, उन सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आपने टीए की जीडी की भर्ती क्वालिफाई की है या ट्रेडमैन की या क्लरिकल की, और आपका फिजिकल कितने का है। सबसे पहला क्वेश्चन था आपके पास कि थल सेना के प्रमुख कौन है, तब आप राइट आंसर करके आते जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, आर्मी डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 15 जनवरी को। तीसरा क्वेश्चन आपके पास था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आप राइट आंसर करके आते गॉडविन ऑस्टिन। यह आपके पास K2 ऑप्शन में रहा होगा। अगला सवाल था 1971 की लड़ाई में कौन सा नया देश बना था, तो बांग्लादेश बना था। NDA, ठीक है, जिसे आप हिंदी में बोलते हो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, कहाँ स्थित है, तो NDA आपका खड़कवासला में। खड़कवासला कहाँ पड़ता है, पुणे महाराष्ट्र में। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे C राजगोपालाचारी। इसकी PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां ड्राइव आप जैसे खोलोगे वहां PDF आपको मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया, तो राष्ट्रगान जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल था आपके पास विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है, तो ये शतरंज से संबंधित है, चेस से खेलते हैं। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है, तो ये प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। प्रादेशिक सेना के अंदर कौन सा खिलाड़ी लेफ्टिनेंट कर्नल है, तो आपके पास राइट आंसर रहता है MS धोनी। ठीक है। 2024 का वर्ल्ड कप कौन से देश ने जीता था, तो 2024 का वर्ल्ड कप भारत ने जीता था। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, तो नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है, जेवलिन थ्रो से है। विक्रम बत्रा का जो नारा था, कौन सा नारा, अंतिम नारा, कुछ स्टूडेंट बोले थे कि अंतिम नारा आया था, तो उनका ये नारा था ये दिल मांगे मोर। इजराइल में कौन से धर्म के लोग अधिक रहते हैं, तो यहूदी लोग जो है इजराइल में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, यहूदियों की है। ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने वाली महिला कौन थी, तो वो थी आपकी मनु भाकर। अगला सवाल है आपके पास विनेश फोगाट का संबंध किससे है, तब आप आंसर करके आते हैं कुश्ती से। कारगिल युद्ध का संबंध किससे नहीं है, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आपके पास आया था। स्टूडेंट ने कहा कारगिल, श्रीनगर, द्रास, और एक और आपके पास ऑप्शन था, तो वही ऑप्शन आपके पास आंसर रहा होगा। स्वर्णिम विजय दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, देखो 16 दिसंबर को हमने विजय दिवस मनाया था, और 16 दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है, जिसमें भारत पाकिस्तान को धूल चटा देता है, हरा देता है, और पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिकों को भारत आत्मसमर्पण करा देता है। ठीक है। और जो आपका पूर्वी पाकिस्तान है उसको आजाद कराकर, जिसे आज आप बांग्लादेश के नाम से जानते हो, तो उसको क्या करा देता है, स्वतंत्र करा देता है। तो स्वर्णिम विजय दिवस जो आपका ऑप्शन में रहा होगा वो उसकी 50वीं वर्षगांठ थी। कौन सी थी, 50वीं वर्षगांठ। तो इस पे आप राइट टिक मारते, आपका आंसर सही होता। साइंस में आ जाते हैं। साइंस के कुछ क्वेश्चन थे आपके पास, बिल्कुल बेसिक थे। और अगर आप अभी तक हमें इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है, तो आप इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कर सकते हैं। जीटी डिफेंस एकेडमी डालोगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ डिफेंस से रिलेटेड कोई भी फॉर्म आते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन है, इसमें मैं डाल देता हूँ पहली। चलिए, साइंस में आपके पास पूछा गया था कि एक अश्व शक्ति 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, किसके बराबर होता है, तो 746 वॉट के बराबर होता है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन C नींबू और संतरे में पाया जाता है। खट्टे फल जितने भी होंगे उसमें क्या पाया जाएगा, विटामिन C। इस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम को हम इजीली, एक ऐसी धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। एड्स मानव के किस अंग को प्रभावित करता है, तो प्रतिरक्षा तंत्र, जो आपका इम्यून सिस्टम होता है ना, तो एड्स आपके इम्यून सिस्टम को नष्ट कर देता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो तब आप राइट आंसर करके आते फीमर। अगला सवाल था आपके पास रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो वृक्क में होता है, जिसे आप बोलते हो किडनी। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, सिंबल क्या होता है, तो H जो है हाइड्रोजन का प्रतीक होता है। सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na होता है। कौन सा एंटीबायोटिक है, तो पेनिसिलिन आपके पास ऑप्शन रहा होगा, आपने टिक किया होगा।
इनमें से कौन सा विस्फोटक है? आपके पास क्या था, एक तो था ऑप्शन में टीएनटी, एक था आपके पास टीएनबी, ठीक है। तो आप ए और बी दोनों ये विस्फोटक हैं भाई। इसको बोलते हैं, टीएनटी को क्या बोलते हैं, ट्राई नाइट्रोटाइलिन, टाइलिन, ठीक है। और ये टीएनबी को क्या बोलते हो, टीएनबी को बोलते हो ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, विस्फोटक हैं। तो आपके पास राइट आंसर रहा होगा ए एंड बी, बोथ आर करेक्ट। आगे आपके पास कुछ मैथमेटिक्स के बेसिक क्वेश्चन थे। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास बॉड मास रूल पता होना चाहिए, BODMAS। पहले क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट, फिर होता है ऑफ जिसे आप बोलते हो का, और इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, फिर होता है डिवाइड, फिर होता है मल्टीप्लाई, फिर होता है एडिशन, और फिर होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। 5 पंजे कितना होता है, 25 होता है, और 25 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो आपके पास राइट आंसर क्या रहेगा, 30, ठीक है। अगला आपसे कह रहा है सवाल कि 10 आदमी एक कुएं को 12 दिन में खोदते हैं, ठीक है। तो 5 आदमी इस कुएं को कितने दिनों में खोदेंगे? तो मैंने आपको MDH कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, M1 आपको दे रखा है 10 आदमी, 10 मैन दे रखे हैं और 12 दिन, D1 दे रखा है कितने दिन, 12 दिन, M2 कितने, 5 आदमी, M2 दे रखे हैं 5 आदमी, और D2 आपसे पूछ रहा है कितने दिनों में उसे खोदेंगे कुएं को। सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2। टाइम एंड वर्क वाली क्लास में मैंने डिटेल में आपको ये चीज बताई थी। M1 दे रखा है 10 आदमी कितने दिन, 12 दिन, M2 कितना दे रखा है 5 आदमी कितने दिन, D2 आपसे पूछ रहा है। ये 5 डिवाइड में चले जाएगा, 10 इंटू 12/5, 5 दूनी 10 इक्वल टू D2, तो 12 दूनी 24 आपके पास कितना आ जाएगा, D2 आ जाएगा। 5 आदमी अगर इस कुएं को खोदेंगे तो कितने दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे। 0.03 इंटू 0.005। मैंने जब आपको सिंप्लीफिकेशन कराया था तो मैंने क्या बोला था, अभी आप इसको 3 इंटू 5 लिखो सिंपल, और 5 दिया होता है 15, लिख दो। अब देखो कितनी संख्या के पहले पॉइंट है, 1 2 3, 3 संख्या के पहले पॉइंट यहाँ है, 1 2, 2 संख्या के पहले पॉइंट यहाँ है, तो टोटल कितने, 5 संख्या के पहले पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4 5, 5 संख्या के पहले पॉइंट लगा दो, और यहाँ पे 0 0, ये आपके पास राइट आंसर रहता। 18 24 और 42 का HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो फैक्टर कर दो भाई, गुणनखंड कर दो, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 2 से किया आपने, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से किया, 2 6 जा 12, 2 से किया, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ऐसी 42 के कर रहे होंगे फैक्टर, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब देखो कैसे करोगे इसे सॉल्व, यहाँ देखो 18 के क्या क्या फैक्टर आए, तो 18 क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3। 24 के क्या गुणनखंड आए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 42 के क्या गुणनखंड आए, 2 इंटू 3 इंटू 7 आ गए। अब ऐसा नंबर जो तीनों जगह कॉमन हो, तो आप बोलोगे सर एक तो ये 2 कॉमन है, ठीक है, और क्या कॉमन है, एक ये 3 कॉमन है, दोनों जगह है, जो क्या है दोनों जगह है, तो 2 3 6, 6 इसका क्या होगा, HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 2x + 5 = 7, तो x का मान ज्ञात करो। तो 2x + 5 = 7 दे रखा है। अब ये 5 अगर इस तरफ जाएगा, दूसरी साइड जाएगा, तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मैथमेटिक का रूल है 7 - का 5। 2x = 7 में से 5 गया तो आप बोलोगे 2, और x के साथ जो मल्टीप्लाई में होती है कहाँ चले जाती है, डिवाइड में, तो x = 2/2, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आपके पास राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि एक वस्तु को 500 रुपए में खरीदा जाता है और उसे 200 रुपए में बेच दिया जाता है, तो वस्तु का हानि प्रतिशत ज्ञात करो। जब कोई वस्तु आप खरीदते हो उसे क्या बोलते हो, क्रय मूल्य बोलते हो, कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, 500 रुपए दे रखा है, और 500 रुपए में खरीद रहा है और बेच रहा है कितने में, 200 में, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 200 रुपए। मुझे बताओ 500 में खरीदा 200 में बेचा तो हानि होगा, तो हानि परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जितने रुपए का लॉस हो रहा है, जितने रुपए की हानि हो रही है, और किस पे कैलकुलेट करते हैं, CP पर, कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर, और परसेंटेज में बदलने के लिए इनटू 100।
तो आप बोल रहे होंगे कि 500 में खरीदा, 200 में बेचा तो 300 रुपए की हानि। और किस पर? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपए। परसेंटेज में बताने के इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 6 30, 60% आपके पास राइट आंसर रहता। तीन कुर्सी का मूल्य 600 रुपए, ठीक है। और 5 टेबल का मूल्य कितना है? 1500 रुपए, ठीक है। तो 2 कुर्सी और 2 टेबल का मूल्य ज्ञात करो। अगर 3 कुर्सी 600 में आ रही है तो एक कुर्सी कितने में आएगी? तो आप बोलोगे सर एक कुर्सी आएगी 600/3, मतलब एक कुर्सी की कीमत 200 रुपए होगी। और 5 टेबल 1500 के हैं तो एक टेबल कितने का होगा? तो एक टेबल होगा 1500/5, तो 5 3 15, 300 रुपए का। अगर एक कुर्सी 200 रुपए की है तो 2 कुर्सी और 2 टेबल, तो एक कुर्सी 200 की, तो 2 कुर्सी कितने की? तो 2 कुर्सी हो जाएगी 200 इंटू 2, तो 2 कुर्सियों की कीमत होगी 400 रुपए। और एक टेबल 300 का है तो 2 टेबल कितने के होंगे? तो 2 टेबल होंगे आपके 300 इंटू 2, 3 दूनी 600 रुपए, ठीक है। और इन दोनों का पूछा था कितना होगा टोटल कितना रुपए हो जाएगा? 600 और 400, 1000 रुपए। कहानी ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके पास सिंपल इंटरेस्ट था। क्या कह रहे हैं? 3000 रुपए की मूल राशि पर, मतलब मूल राशि, मूलधन, प्रिंसिपल दे रखा है 3000 रुपए, 5% ब्याज, ब्याज कितना दे रखा है? ब्याज दे रखा है 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5%, और टाइम दे रखा है, समय दे रखा है 1 साल। और साधारण ब्याज बराबर क्या होता है आपके पास? साधारण ब्याज, जिसे आप बोलते हो सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल, मूलधन, इंटू रेट, दर, इंटू टाइम, समय, अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है? 3000 रुपए, रेट कितनी है? 5%, समय 1 साल, अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 दिया 15, 150 रुपए आपके पास राइट आंसर रहा होगा। अगला सवाल था आपके पास 15 का स्क्वायर अपॉन 17 का स्क्वायर क्या होगा? तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और 17 का स्क्वायर होता है 289। सिंपल ये आंसर कर देते। इस तरीके से नहीं हो रहा था तो किसी संख्या का स्क्वायर मतलब उसका 2 बार मल्टीप्लाई 15 इंटू 15 करते, 17 का स्क्वायर करते तो 17 इंटू 17 आपके पास 289 राइट आंसर रहता। अगला सवाल है आपके पास कि a प्लस बी इक्वल टू 7, a इंटू बी इक्वल टू 10, देन फाइंड द a माइनस बी। a माइनस बी क्या होगा? आप दिमाग में इसे कैसे करते हैं? आपको ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका सम तो 7 आए और मल्टीप्लाई करके 10 आए। तो ऐसे 2 नंबर सिर्फ 5 और 2 ही होंगे, 5 और 2 7 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो a कितना है? 5, b है 2, तो 5 माइनस 2 करते तो आपके पास 3 आंसर आ जाता। बाकी आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो a प्लस बी के होल स्क्वायर से, बाकी मैंने शॉर्ट तरीका आपको बता ही दिया, 3 आपके पास राइट आंसर होता। टीए का ट्रेडमैन का पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो आपका 12 जनवरी को हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आया था कि लक्षद्वीप कौन से सागर में स्थित है, तो तब आप राइट आंसर करके आते अरब सागर। अगला क्वेश्चन था आपके पास कि भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? बोले तो सवाल कहना चाह रहा है कि ऐसा यूटी केंद्र शासित प्रदेश जहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे रहते हैं, तब आप राइट आंसर करके आते सर ये सिक्किम में। अगला सवाल था आपके पास कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो तब आप आंसर करके आते कि ये उत्तर प्रदेश है। भारत ने किस हॉकी टीम को हराकर कांस्य पदक जीता था? अभी 2024 में भारत ने स्पेन को हराया था और कौन सा मेडल जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है वीनस, ठीक है, शुक्र। अगर आपको बोलता कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है, तो तब आप आंसर लगा के आते सर ये मरकरी है। नौसेना में दिया जाने वाला सर्वोच्च कमीशन रैंक कौन सा है? तो वो है आपका एडमिरल। अशोक स्तंभ में कुल कितने शेर होते हैं? तो अशोक स्तंभ में 4 शेर होते हैं। 1857 की क्रांति का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? तो 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था मेरठ से। अगला सवाल था आपके पास कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो तब आप आंसर कर रहे होते सर ये जनगण मन है। विनेश फोगाट का संबंध किससे है? तो कुश्ती से है। देखिए हम यहाँ पर सिर्फ ट्रेडमैन टीए का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, हम डिटेल में चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का क्या आंसर था वही बताने वाला हूँ।
बाकी जो हमारी डिटेल क्लास है वो हमारी सीरीज में चली रही है, अब डिटेल से आप वहां जाके उनको पढ़ सकते हैं। इंडिया गेट किस शहर में है, तो तब आप आंसर करके आते सर ये नई दिल्ली में। 1965 की लड़ाई किन दो देशों के मध्य हुई थी, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच थी। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो वो है आपका भारत रत्न। स्वच्छ भारत अभियान किसने शुरू किया था, तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। कारगिल युद्ध के दौरान भारत ने किस चोटी को कैप्चर किया था, तो ये चोटी थी आपकी टाइगर हिल। अगला सवाल था कि पेरिस ओलंपिक्स गेम्स में 2 ब्रॉन्ज मेडल किस खिलाड़ी को मिले, तो ये मिले आपके मनु भाकर को, शूटिंग से है ना। और हाल ही में सरकार ने बोला है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने, कि इनको भारत का जो सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद, वो भी दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन था टीए क्या होता है, टेरिटोरियल आर्मी क्या होता है, ये किसका हिस्सा है, तो ये आपके पास अगर आर्मी ऑप्शन रहा होगा तो आर्मी आपके पास राइट आंसर रहा होगा। आइए साइंस की तरफ बढ़ते हैं। साइंस का पहला क्वेश्चन था सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, सिंबल क्या होता है, तो सोडियम को आप Na से डिनोट करते हो। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, तो पोटेशियम होता है क्या के, ठीक है। और एक लड़का इसमें पी करके आ गया, ठीक है। तो अगर आप इतने सरल क्वेश्चन भी गलत करके आ रहे हो तो बहुत दिक्कत वाली बात है ना। इस क्वेश्चन को तो हर कोई सही करके आता। रक्त का पीएच मान क्या होता है, तो ह्यूमन ब्लड जो होता है उसका पीएच मान होता है 7.4। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है, तो बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, पावर का क्या होता है, वॉट। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो वो है आपकी फीमर। मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्रंथि को। लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, तो लोहे को आप Fe लिखते हो, क्या लिखते हो, Fe। ECG का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, तो जो आपका हार्ट है, हार्ट बीट को नापने के लिए ECG का प्रयोग किया जाता है। दिल की जो धड़कन है, हृदय की धड़कन। त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है, जो आपकी स्किन है ना उसके सबसे अपर लेयर जो होती है उसको कहा जाता है एपिडर्मिस। आगे आपके पास मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे। मैथमेटिक्स का सबसे पहला क्वेश्चन था आपके पास कि न्यून कोण किसे कहते हैं, तो न्यून कोण आपके पास रहा होगा 90 से ज्यादा, 90 से कम, 90 के बराबर या 90 या 180 के बीच में, तो राइट आंसर रहा होगा 90 से कम। देखो ये एक समकोण त्रिभुज होता है, कैसे पता, क्योंकि इसमें एक कोण कितने का होता है 90, और कह रहा है न्यून कोण, तो 90 से कम, जो कोण 90 से कम होगा वो सारे न्यून कोण होंगे। तो ये वाला 90 से कम है, देख रहे हो ना, तो ये क्या है, एक न्यून कोण। तो आपका राइट आंसर रहता है 90 से कम। समबाहु त्रिभुज कितने डिग्री का होता है, देखो समबाहु त्रिभुज तीनों कितने के होते हैं, 60, 60 और 60, तो एक कोण कितने का हुआ, 60 डिग्री का। यदि किसी वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, आपको पता होना चाहिए वर्ग क्या होता है, जिसकी सारी साइडें इक्वल होती है, मतलब ये भी a होगी, ये भी a होगी, ये भी a होगी, ये भी a होगी, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो एरिया इसका होता है a स्क्वायर। अगर एरिया पूछा रहता तो a स्क्वायर करते हैं भुजा का स्क्वायर। परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, अगर पेरीमीटर पूछा होता तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ बॉर्डर, जितने भी इसके बॉर्डर है ना, बॉर्डर उनका सम। तो ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 है। तो जो भी आपके पास क्वेश्चन पूछा रहा होगा तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। क्षेत्रफल पूछा रहा होगा तो भुजा का स्क्वायर, और परिमाप पूछा रहा होगा तो 4 इंटू भुजा। एक छात्र एक परीक्षा में 60 अंक प्राप्त करता है और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। यदि उत्तीर्णांक अंक 40% हो तो कुल अंक ज्ञात कीजिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बेसिक से एक चीज बता देता हूं। पहले देखो, कभी भी आप स्कूल में पढ़ते हो तो जिस भी स्टूडेंट के 33% आते थे वो स्टूडेंट क्या हो जाता था, पास हो जाता था, तो इसे बोलते थे पासिंग परसेंटेज। और मैंने कहा वो विद्यार्थी जो है 30 अंक लाया, ठीक है, अब 30 अंक लाया तो वो फेल हुआ होगा, और वह 3 अंकों से फेल हो गया। अरे 30 अंक मिले और 3 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमारे पास पासिंग मार्क्स कितना होता था, 33 होता था। अगर ये 3 मार्क्स इसको मिल जाए तो ये क्या बन जाएंगे, पासिंग मार्क्स। पासिंग क्या बन जाएंगे, मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है।
अब ये पासिंग परसेंटेज हो गया, ये पासिंग मार्क्स हो गया, दोनों आपस में बराबर। तो यहाँ से आप बोलेंगे 33 परसेंटेज देगा, नीचे 100 लगेगा और यहाँ पे x लगा दो। x क्यों? ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने में आपको आसानी हो। ये एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। 30 और 3 33, ये वैल्यू यहाँ और ये वैल्यू यहाँ, x अपनी जगह में इक्वल टू 33 अपॉन 33 इंटू 100। तो 33 से 33 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो जो कुल अंक होते हैं ना वो कितने होते हैं? 100 ही तो होते हैं। कुल अंक कितने होते हैं? 100 होते हैं। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करते हुए चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है देखो, एक कक्षा में 60% अंक प्राप्त करता है, एक विद्यार्थी को 60 अंक मिले, ठीक है, और वो फेल हो जाता है 20 अंक से, फेल हो गया 20 अंक से। तो ये फेल हो रहा है जब इसे 60 मिल रहे हैं, और यदि उत्तीर्ण अंक 40% है, मतलब जिसके 40% आ जा रहे हैं वो पास हो जा रहा है, ये पासिंग परसेंटेज है, ठीक है। अगर मैं इसको ये 20 नंबर दे दूं, क्योंकि ये 20 से तो फेल हो रहा है, तो इसको मैंने 20 नंबर दे दिए, तो ये क्या बन गए? पासिंग मार्क्स बन गए। तो ये दोनों पास इक्वल में बराबर में आ जाएंगे। यहां से आप बोलेंगे 40 परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 लगेगा और इधर x लगा लो। x क्यों लगा रहा हूं मैं? ताकि आप सभी को क्रॉस मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। 60 और 20 80 हो गया, ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ, x इक्वल टू कितना आ गया? 80 अपॉन 40 इंटू 100। तो 40 दूनी 80 हो गया। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए? कुल अंक कितने आ गए? 2 इंटू 100 200। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर रहे होते। अगला सवाल, सवाल क्या कह रहा है कि दो संख्याएं 3:1 के अनुपात में है, यदि उनका योग 240 है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? दो संख्याएं मैंने मान ली, एक है a और एक है b। एक को मान लिया 3x और एक को मान लिया 1 मतलब x। इन दोनों का योग 240 है, मतलब 3x प्लस x इक्वल टू 240, और 3x और 1x कितना हो गया? 4x। 4x की वैल्यू 240 आ गई। ये 4 कहाँ चले जाएगा? डिवाइड में। तो यहां से आप बोलेंगे x इक्वल टू 240 अपॉन 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60। अगर x की वैल्यू 60 आ गई तो दोनों संख्याओं का आपको क्या पूछ रहा है? अंतर। तो एक संख्या आपने क्या मानी है? 3x और एक x मानी है। तो ये 3 इंटू एक्स की वैल्यू 60 इक्वल टू x की वैल्यू 60। तो 6 3 18 180 और 60, और इनका अंतर पूछ रहा है। तो अंतर के लिए, डिफरेंस के लिए माइनस करते हैं। तो 180 में से 60 गया, कितना आ जाएगा? 120। ये आपके पास ऑप्शन में रहा होगा और यही राइट आंसर आपके पास रहा होगा। दूसरा आप क्या कर सकते थे? अंतर देखा है तो 3 और 1 में कितने का अंतर? तो आप बोलोगे 2x का अंतर। अगर 2x का अंतर है तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 60 है, तो 6 दूनी 12 120, तो भी 120 आएगा। आगे आपसे HCF पूछ रहा है 18 24 और 42 का HCF क्या होगा? सबसे पहले मैं 18 24 और 42 के क्या करने लगूंगा? गुणनखंड करने लगूंगा, फैक्टर करने लगूंगा कि मेरे पास इनके फैक्टर क्या क्या है। सिंपल सा तरीका है, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसी तरीके से 24 के फैक्टर किए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। इसी तरीके से 42 के फैक्टर करूंगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। अब लिखते हुए चलूंगा कि मेरे पास क्या क्या फैक्टर आए। तो सबसे पहले लिखूंगा 18 के क्या क्या है। तो 18 क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 3। ऐसे मैंने 24 के लिखे, क्या क्या है? वो आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 42 के क्या है? तो वो आए 2 इंटू 3 इंटू 7। अब ऐसे नंबर जो तीनों जगह कॉमन हो, तीनों जगह कॉमन हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, वही इनका क्या कहलाएगा? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे, एक तो ये 2 कॉमन है, तो एक तो 2 लिख दिया, और एक ये 3 कॉमन है जो कहाँ है? तीनों जगह है। और कोई नंबर आपको दिख रहा है जो तीनों जगह है? तो आप बोलोगे नहीं। तो 2 3 6, 6 इनका क्या होगा? HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं MSP, महत्तम समापवर्तन। आगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 10 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? अरे सिंपल है, अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, वो तो होते ही हैं, तो 10 किलोमीटर में कितने होंगे? तो 10 की गुणा कर दो 1000 में। 1000 में किसके 10 की गुणा, ठीक है। तो कितने जीरो? 1 2 3 4, तो 1 के जीरो 1 2 3 4 जीरो लगा देते, ये आ जाता मीटर में। बस। अगला सवाल आपके पास कह रहा है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो आपसे पूछ रहा है x और y का मान क्या होगा।
तो जब भी हमें x और y का मान निकालना होता है और इस तरीके की दो इक्वेशन आपके पास होगी, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें या तो x सेम बनाना पड़ेगा या y सेम। क्यों बनाना पड़ेगा? ताकि हमारे पास एक इंडिविजुअल वैल्यू आ सके, x की वैल्यू आ सके या y की वैल्यू आ सके। तो अगर मुझे x सेम बनाना है तो इस 2 की मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में करूंगा और इस 3 की मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में करूंगा, तभी क्या होगा? x सेम होगा। अब 3 की मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में कर रहा हूँ तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, प्लस 3 तियां 9y हो जाएगा, इक्वल टू 11 तियां 33 हो जाएगा। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई करूँ 3 दूनी 6x हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4y हो जाएगा, इक्वल टू 4 दूनी 8 हो जाएगा। साइन चेंज करने पर, ठीक है, ये प्लस का 6 ये माइनस का 6 कट गए, 9 में से 4 गया तो बच गया 5y, इक्वल टू 33 में से 8 गया तो बच गया 25। अब y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 25, और ये 5 कहाँ चले जाएगा? डिवाइड में, 5 पंजे 25, y की वैल्यू 5 आ गई। अगर y की वैल्यू 5 आ गई तो आप इस इक्वेशन में रखो, इस इक्वेशन में रखो, इस इक्वेशन में रखो, किसी भी इक्वेशन में रखो, y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे इसमें रख के देखता हूँ, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। तो y की वैल्यू 5 आई तो 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 11। ठीक है, अब देखो 5 3 15, 2x इक्वल टू 11, ये 15 इधर चले जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 2x इक्वल टू 11 में से 15 गया, 15 में से 11 गया तो कितना आएगा? तो आप बोलोगे 4 आएगा। प्लस माइनस का माइनस चिन्ह आएगा बड़े वाले का, क्योंकि बात हमेशा बड़े वाले की सुनी जाती है तो बड़ा चिन्ह आता है माइनस का 4। तो x इक्वल टू ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, माइनस का 4/2, 2 2 जा 4 और वो भी माइनस का। तो एक वैल्यू आएगी माइनस की 2 और एक वैल्यू आएगी प्लस की 5। ठीक, इस इक्वेशन में रखते तो भी वही आता, इस इक्वेशन में रखते तो भी वही आता, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा अगर आपके पास एक वैल्यू आ चुकी है तो एक -2 और एक +5 आपके पास रहा होगा। चलिए अगला सवाल, 9 आदमी एक काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 27 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? m1 की वैल्यू दे रखी है, कितने आदमी है? 9 आदमी, 21 दिन। d1 की वैल्यू दे रखी है 21 दिन, तो 27 आदमी। m2 आपके पास दे रखा है 27, कितने दिन में करेंगे? d2 आपसे पूछा है। सिंपल, अगर आपने मेरे से MDH कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं कर सकते अपने जीवन में। तो देखो मैंने आपको बताया m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2। अब m1 क्या होता है मैंने आपको डिटेल में बताया, नंबर ऑफ पर्सन। नंबर ऑफ पर्सन बोले तो व्यक्तियों की संख्या, व्यक्ति मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे बच्चा हो, व्यक्तियों की संख्या। डी क्या होता है? डी होता है डेज, जिसे आप बोलते हैं दिनों की संख्या। तो कितने मैन दे रखे हैं? 9 आदमी अगर 21 दिन में कर रहे हैं तो आपसे पूछ रहा है 27 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो ये 27 यहाँ डिवाइड में चले जाएगा, 9 इंटू 21/27। काटते हुए चलो भाई, काट रहे होंगे तो 9 तियां 27 होता है और 3 सत्ते 21 होता है। तो D2 आपके पास कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। D2 7 आ जाएगा। ठीक है, अगर 27 आदमी मिलके करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? 7 दिन में। 600 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ना होगा? सिंपल सा सवाल था, आपको पता है 625 किसका स्क्वायर होता है? तो आप बोले होंगे 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 25 25 जा 625। तो 600 में कौन सा नंबर जोड़ोगे, 600 में कौन सा नंबर ऐड करोगे कि ये 625 बन जाए? तो आप बोलोगे 600 में 25 जोड़ना होगा, या इस 600 को यहाँ ले जाओ तो भी आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 625 माइनस 600, तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो 600 में अगर 25 जोड़ोगे तो वो एक वर्ग बन जाएगा। आगे आपके पास पॉइंट की मल्टीप्लाई थी, मैंने आपको तरीका बता रखा है। सबसे पहले आपको सिंपली क्या करना है, आपको वो नंबर लिखने हैं और उन नंबर की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 16 इंटू 26 कर रहे होते तो 16 6 होता है 96, 9 हो गया कैरी, 16 दूनी कितना होता है? 32 और 32, 9 और 2 11 कैरी हो गया 1, 3 और 1 4, ये आगे 416, तो लिख लेते 416। अब देखो कितनी संख्या के पहले दशमलव 1 2 3 4 5, 5 संख्या के पहले यहाँ 1 2 3 4, 4 संख्या के पहले यहाँ, तो टोटल कितनी संख्या हो गई? 9। तो 9 संख्या के पहले दशमलव लगा देते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या के पहले दशमलव और 0 लगा देते। अगर सेम यही क्वेश्चन रहा होगा तो ये आपके पास राइट आंसर रहेगा। कोई दिक्कत? उम्मीद कर रहा हूं आपको चीजें समझ में आ रही होगी।
तो ये टीए का आपका ट्रेडमैन का पेपर था जो आपको पूरा यूट्यूब में नहीं मिलेगा और इस तरीके से एप्लीकेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।